नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जाने माने राइटर हैं, कवि हैं और साहित्यकार हैं। बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजे गए हैं सर। 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। डॉक्टर संजीव कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव सर आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद सर के बारे में हम हर बार चर्चा करते हैं और मैं सर के बारे में बार बार यही बताती हूँ कि इनकी इतनी सारी बुक्स हैं जिनसे ना केवल छात्रों को बहुत सहायता मिली है बल्कि पढ़ने वालों को भी बहुत ज्ञान मिला है। आज सर की कुछ बुक्स जो नई आए हैं, एपिक हैं, लॉन्च हुई हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कोणार्क करके सर की बहुत अच्छी बुक है जिसको अभी हम भी पढ़ रहे हैं और सबसे भी हम जानेंगे। और उसके अलावा सर की बुक है माधवी, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और इनके बारे में और भी विस्तार से समझेंगे कि क्या इस बुक के अंदर है। सबसे पहले एक बार फिर से आपका स्वागत सर। और चूँकि हम हर बार जब हम चर्चा करते हैं तो आप अलग अलग जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करते हैं और इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी बातें होती है वो कि सुनकर वाकई लगता है कि आज भी हमारे बीच वो लोग मौजूद हैं जिनसे हमें वाकई ज्ञान मिलता है। क्योंकि अब हम देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और गूगल के अलावा हमें बहुत कुछ सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन आप हमारे बीच मौजूद हैं, वाकई हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अब सवालों की शुरुआत कर लेती हूँ मैं आपके साथ, जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को पता चले आपके माध्यम से। सर, जो बुक है माधवी, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या है इसके अंदर, क्यों लिखा आपने इसको? और इसका जो हम कवर पेज देख रहे हैं इसमें एक बहुत ही सुंदर सी नारी स्त्री दिखाई दे रही है। ये वस्तुतः एक स्त्री की ही कथा है जी। ये महाभारत काल से थोड़ा पहले महाराजा ययाति की पुत्री माधवी की कथा है। ये एक महाकाव्य है जो माधवी के पूरे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से सारे जो वर्णनात्मक और जो भी ड्रामेटिक कहना चाहिए बातें हैं उनको रिकॉर्ड करता है। इसकी कहानी बड़ी विलक्षण है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने की है वो ये है कि एक नारी को किस तरीके से उस समय भी ट्रीट किया जाता था, तो उसे नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश इस महाकाव्य में की गई है। स्थिति के बारे में अगर हम अवलोकन करें तो संक्षेप में थोड़ा कथानक बताता हूँ पहले। कथानक ये है कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में उनका एक शिष्य था गालव ऋषि जिनको बोलते हैं। तो गालव की जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो महर्षि विश्वामित्र ने उसको बधाई दी, आशीर्वाद दिया और उसको जाने के लिए बोल दिया कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई। लेकिन उसे कुछ आंतरिक तौर पर कुछ उसको अभिमान था या क्या कहें, क्या सोच थी। उसने कहा कि महर्षि आपने मुझसे दक्षिणा के लिए नहीं कहा, बिना गुरु दक्षिणा दिए दीक्षा कैसे पूर्ण हो सकती है। तो विश्वामित्र ने उससे कहा कि हमने मान लिया कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा हमें प्राप्त हुई और हम इसीलिए आपसे नहीं मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा। लेकिन बार बार जब गालव उनका महर्षि विश्वामित्र का शिष्य जोर देने लगा महर्षि को, तो महर्षि ने उससे कह दिया ठीक है, यदि तुम चाहते हो तो ऐसा करो कि 800 श्वेतकर्ण अश्वमेध यज्ञ में जो प्रयोग होते हैं वो घोड़े दक्षिणा में हमें ला करके दो। अब बात तो निकल चुकी थी, कुछ कह भी नहीं सकता था गालव। तुरंत कांपते पांव से बाहर निकल आया, क्योंकि 800 घोड़े इकट्ठा करना कोई हंसी खेल नहीं था। पहली बात तो यही थी कि 800 घोड़े किसी एक व्यक्ति के पास हो भी नहीं सकते थे। तो उसकी जो जोश थी वो बुझ तो गई, लेकिन फिर भी वो सोचता रहा। अंत में उसने ये निर्णय किया कि ये गुरु दक्षिणा हमारे लिए संभव नहीं दे पाना, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन जब उसके दोस्त गरुड़ ने ये चीज़ देखी तो उसने समझाया कि ऐसा करते हैं कि महाराजा ययाति के पास चलते हैं, वो दानवीर हैं,
कभी किसी को खाली हाथ नहीं आने देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि उनसे हम निवेदन करते हैं चल के। उधर महाराजा ययाति अपना राजपाट अपने बेटे को सौंपकर वानप्रस्थ में जा चुके थे, तो राजपाट उनके हाथ में नहीं था। जब गालो ऋषि पहुंचते हैं ययाति के पास, महाराजा ययाति के पास, और बात बताते हैं, तो ययाति चिंतामग्न हो जाते हैं कि हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है देने को, और मैं 800 घोड़े कैसे कर सकता हूँ। तो कहने कि क्या विकल्प क्या हो सकता है। तो उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करें, और किसी भी प्रकार से याचक को वापस नहीं भेज सकते खाली हाथ। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि उनकी पुत्री माधवी को वो गालो को दे देंगे। और माधवी को एक वरदान है, पहली चीज़ तो वो अक्षत यवना है, और दूसरी चीज़ ये कि वो चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी। तो इन दोनों चीज़ों से माधवी एक बहुमूल्य स्त्री या दान में दी जाने वाली वस्तु हो सकती है। अंततः यही हुआ, और गालो के साथ माधवी चल पड़े। एक एक क्रम में 3 राजाओं के पास गालो से लेके जाते हैं। हर राजा के साथ ये तय होता है कि 1 वर्ष के लिए माधवी, ध्यान से सुनिएगा, 1 वर्ष के लिए माधवी उस राजा के पास रहेगी, पुत्र उत्पन्न करेगी, और उसके बाद वापस चली जाएगी। एक वर्ष राजा के पास रुकने के एवज में 200 घोड़े गालों को मिलेंगे। तो मैं विस्तार में नहीं जाता, संक्षेप में ये कहूँगा कि 3 राजाओं के साथ इस प्रकार का सौदा ही कहना चाहिए इसे, हुआ, और तीनों जगह पर वो 1-1 साल रही। तीनों जगह से 200 घोड़े मिले गालों को, और तीनों जगह माधवी से पुत्र उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न ये आया कि चौथा कौन, अभी 200 बाकी थे। इस चिंता में दोनों ही थे कि कैसे हो, क्या हो। फिर ये सूचना प्राप्त हुई कि उत्तर भारत में कुल 600 ही घोड़े हैं, तो अब और घोड़े मिलने की संभावना समाप्त हो जाती। इस बात को सोच कर के माधवी रात में गालों को छोड़कर वन में महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं। उनको बताती हैं सारी कहानी, और उनसे ये निवेदन करती है कि मैं 1 साल आपके साथ भी रह सकती हूँ अगर आप चाहें, और 200 घोड़े चूँकि मिल नहीं सकते, इसलिए आप जैसे उचित समझें इसके बारे में निर्णय करें। तो महर्षि विश्वामित्र इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, तुम 1 वर्ष मेरे साथ मेरे आश्रम में रहोगे सहचरी बनकर। और साथ में वो ये भी बोले कि अरे इतनी जगह भटकने की क्या ज़रूरत थी, शुरू में ही आ जाना था। खैर 1 साल वहाँ रहती है, वहाँ भी वो एक पुत्र को जन्म देती हैं, और उसके बाद में गुरु दक्षिणा संपूर्ण हो जाती है। गालव गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तब वो माधवी को वापस महाराजा ययाति के पास छोड़ने जाते हैं। रास्ते में माधवी गालव के सामने अप्रत्यक्ष रूप से प्रणय निवेदन करती हैं, अपने प्रेम के बारे में कहती। 4 साल साथ रही थी, तो उसको प्रेम हो गया था। लेकिन गालव उसको ये कहता है कि अब आप हमारे महर्षि विश्वामित्र जो हमारे गुरु उनके साथ रह चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए आप मातृवत हैं, और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ऐसी दशा में सोचने वाली चीज़ क्या है, वो ये कि एक स्त्री के साथ कैसा छल, उसे एक भोग्या ही माना गया, उसे किस तरह एक वस्तु की तरह के रूप में उसका उपयोग किया गया। खैर वो ययाति के पास छोड़ करके चले आते हैं। ययाति सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, इसका विवाह कर देते हैं। तो एक स्वयंवर की योजना बनाते हैं। स्वयंवर में सारे लोग आते हैं, वो लोग भी चारों आते हैं जिनके साथ वो रह चुकी होती हैं। लेकिन स्वयंवर में जब वो जाती है माला लेकर के, तो किसी को नहीं पहनाती, और माला जंगल की तरफ, वन देवी को याद करके जंगल की तरफ उछाल देती है। कहती है कि मैं तो वन देवी का वर्ण कर रही हूँ, और वहीं से फिर वो वन में चली जाती है।
ये इसकी कहानी है संक्षेप में। देखने वाली बात सिर्फ यही है कि कैसा व्यवहार एक स्त्री के साथ हुआ, किस तरीके से वो 5 लोगों के द्वारा छली गई। और सबसे पहले तो पिता के द्वारा ही एक तरीके से छली गई कि उसे दान की वस्तु समझ करके गालों को दे दिया कि इसका जैसे भी उपयोग करके अपना काम चलाओ। ये इसकी कहानी। एक महिला के बारे में ये पूरी कहानी है सर, जो आज के इस दौर में कामकाजी महिलाएं हैं। आज के इस दौर, पुराने समय में ज़रूर इतना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था कि एक महिला सिर्फ एक ही शख्स के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन आज के इस दौर में हम देखते हैं, आज के इस दौर की महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जहां शादियां 6 महीने 7 महीने तक नहीं टिक रही? आप 6 महीने 7 महीने कह रही हैं, मैंने ऐसी शादी भी देखी जो 6 दिन नहीं टिकी। पहली बार शादी में विदा हुई लड़की और 1 हफ्ते बाद जब वो लौट के आई तो उसने तलाक की बात शुरू कर दी। तो वस्तुस्थिति ये है कि पहले महिलाओं को ये अधिकार शायद व्यवहारिक रूप से प्राप्त नहीं थे कि वो आवाज़ उठा सकें, लेकिन अब आवाज़ उठाने की स्थिति में महिलाएं हैं। वो अपने आप, अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन के बारे में तैयार होती हैं। वो आत्मनिर्भर हैं, वो उनके पास आय का साधन है और उन्हें ऐसी भी स्थिति उनके सामने है क्योंकि वो घर से निकल चुकी हैं काम करने के लिए, तो उनका संपर्क सब लोगों से होता है और वो अपने लिए उचित वर भी तलाशने की कोशिश करती हैं। अब वो कितना सफल होती हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि शादी चलेगी या नहीं। उस दौर की माधवी और आज के इस दौर में कोई माधवी ऐसा लगता है आपको कि होगी, या एक शख्स के लिए वो इतनी सारी पीड़ाओं को सहेगी, इतनी सारी अग्नि परीक्षाएं देगी? मैं समझता हूँ कि वर्तमान में ऐसी स्त्री का मिलना मुश्किल है कि वो इतना बड़ा पीड़ा या इतनी बड़ी बात को पूरा करने के लिए अपने शरीर का, अपने मन का, अपने सब साधनों का उपयोग करें। आज इतना नारी इतना एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, समायोजन या स्थिति के साथ मेल कर नहीं पाएंगे। उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसमें थोड़ी सी विचारधारा जन्मी है, तो वो निर्णय लेना जानते हैं। सेल्फिशनेस भी आप इसे कहेंगे? नहीं, सेल्फिशनेस नहीं कहूँगा। ये बात अलग है कि उसके मन में ये रहता है कि उसकी शादी सफल होनी चाहिए, उसका प्रेम, उसका जो पति है जिसको वो चयन कर रहे हैं वो उसको प्यार दें, उसकी देखभाल करें, उसके साथ रहें, ऐसा सोचती हैं और इसी दृष्टिकोण से वो चयन की कोशिश करती हैं। लेकिन वस्तुस्थिति क्या बनती है, व्यवहारिक रूप में क्या होता है और परिणाम क्या होते हैं, वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें देर से शादी करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो संबंधों के निर्वाह में परेशानी पैदा करता है। ये तो माधवी थी, और माधवी के साथ साथ उन पुरुषों ने भी 1 साल के लिए हामी भरी, जो 1 साल उसके साथ भी रहे, उनसे बच्चा भी हुआ। वो 3 राजा, उनकी क्या सामान्यता या क्या भिन्नता है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, वो ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, वो राजा भी था तो भी उसमें ये ललक थी 2 कारणों से। पहला तो ये कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए और उनका वंश चले। दूसरी ये कि उन्हें एक सुंदर राजसी कन्या मिल रही थी जिसके साथ वो 1 साल तक संचार कर सकते थे। तो दोनों ही पक्ष थे और इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रख करके ही राजाओं ने अपना सौदा 1 साल का किया और सौदे को सौदे की तरह ही ट्रीट किया, सौदे को सौदे की तरह ही क्या कहना चाहिए, परफॉर्म किया। तो कोई अंतर नहीं है। 1 साल बहुत होता है कि आप देखें कि आप अगर अपने घर में कोई पालतू जानवर भी रखते हैं, आपको उससे भी लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। लेकिन इन राजाओं की कोई दिलचस्पी नहीं रही। यही तो एक बिंदु है इसमें देखने का, जो इस बात की तरफ इंगित करता है कि
स्वार्थपरता थी। स्त्री भोग्या से अधिक कुछ नहीं थी, प्रेम का तत्व विद्यमान नहीं था। ये चीज़ स्पष्ट होती है इस प्रकार के संबंध के साथ। स्त्री को एक वाकई भोग की वस्तु की तरह ही पिछले समय पर उपयोग किया गया था, और आज जब ये जो एडवांस विमेन है, या अपने लिए लड़ रही है, फाइट कर रही है, या फिर उसे नहीं पसंद तो वो 7 दिन में भी छोड़ रही है, तो आप इन दोनों समय को और आज की महिलाओं के नेचर को कंपेयर करें तो क्या सही मानते हैं? देखिए, परिवर्तन आया है, महिलाओं में शिक्षा भी आई है, सोच भी आई है, और निर्णय लेने की क्षमता भी आई है। तो आज की स्त्री अपने बारे में सोच सकती है, क्या अनुकूलता रहेगी उसका निर्णय कर सकती हैं, और जहाँ अनुकूलता ना हो या कंफर्ट ना हो वहाँ वो एक कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। ऐसा लगता है माधवी के मामले को देख करके कि शायद उस समय इतनी अधिक स्वतंत्रता नारी को नहीं होगी, वरना माधवी। ये निर्णय तो उसके स्वयं के थे ना सर, कि अलग अलग राजाओं के साथ एक साल रहना। नहीं, जब दान में गालोरी को ययाति ने माधवी सौंपी जी, तो आगे क्या करना है इसका निर्णय गालों को लेना था। गालों को ये पता था कि किस किस राजा के पास घोड़े हैं, वो उन्हीं राजाओं के पास गया। काशी नरेश, अयोध्या नरेश, इनके पास जाने का उसका मंतव्य स्पष्ट था। और जब उन्होंने ये अपनी असमर्थता जताई कि मैं तुम्हें 800 घोड़े नहीं दे सकता, मेरे पास तो सिर्फ 200 हैं, तो उसने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि 1 वर्ष तक के लिए ही सही डील हो जाने दो, 200 घोड़े ही सही। तो ये निर्णय माधवी ने नहीं लिया, ये निर्णय गालव ने लिया। माधवी सिर्फ ये सोचकर कि पिता ने दान में दिया है, तो मेरे बारे में जो भी निर्णय करना होगा, जो भी मुझे काम करना होगा, वो गालव स्वयं निर्णय लेगा, और मुझे उसकी बात माननी है। और 3 जगहों के बाद जब वो महर्षि के पास पहुंचती है, तब भी आप क्या कहेंगे उसे फिर? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में माधवी कुछ मैकेनिकल, यांत्रिक रूप से सोचने लगी कि यार इसको किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। गालों की जो गुरुदक्षिणा की ऋण है उसे किसी न किसी प्रकार से चुकाना चाहिए, इसे पूर्ण करना चाहिए। और यदि वो ऐसा निर्णय नहीं लेती तो पता नहीं गालव क्या करता, क्योंकि 600 से अधिक घोड़े तो मिलने वाले थे नहीं। तो ये उसने सोचा कि मैं ही ऐसा कर लेती हूँ, ताकि जो किया है उसी को रिपीट कर रही हूँ मैं। विश्वामित्र का किरदार, उसे आप क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए, विश्वामित्र वैसे तो आदरणीय हैं और राजर्षि या महर्षि के तौर पर जाने जाते हैं। पौराणिक आख्यानों में उनका नाम बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, लेकिन ये माधवी का जो मामला है, इसको समझने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही सोच रखते थे, और काम का जब मामला सामने आया तो वो एक सामान्य व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं रहे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 वर्ष तक माधवी उनके साथ रही, पुत्र उत्पन्न किया, और उसके बाद जब उसका स्वयंवर रचा गया तो उस स्वयंवर में भी वो आए, मतलब माधवी की कामना फिर भी थी उनमें। तो कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 महत्वपूर्ण बातें ज़िंदगी में ध्यान रखनी चाहिए। तो मुझे दिखता है कि शायद काम और अर्थ ही महत्वपूर्ण है, धर्म और मोक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और ये सारे समय, यानी पहले भी और अब भी, व्यवहारिक रूप से देखने को मिलता है। जब आप इस किताब को पूरा लिखने के लिए आपने रिसर्च की होगी, आपने इसको पढ़ा होगा, इस किरदार को समझा होगा, तो पहला रिएक्शन आपके दिमाग में उस वक्त क्या आया था? पहला रिएक्शन मुझे ये आया कि ये एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में न्याय नहीं हुआ, उसकी बात नहीं सामने उभर कर आई किसी भी पौराणिक ग्रंथ में। तो मेरी जो चयन की प्रक्रिया रहती है, जो
प्रबंध काव्य या महाकाव्य हमने लिखे हैं, उनमें हमारी सोच ये रहती है कि ऐसे किरदार पे काम किया जाए जिसके प्रति न्याय नहीं हुआ या जिसके प्रति उचित रूप से व्याख्यायित नहीं किया गया। तो माधवी भी एक ऐसा किरदार थी जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया, उसकी बात को स्पष्ट नहीं किया गया, उससे उसकी क्या अच्छाई और उसकी क्या बुराई थी वो स्पष्ट नहीं की गई, उसने क्या खोया क्या पाया ये स्पष्ट नहीं किया गया, और क्या उसके साथ उचित हुआ क्या अनुचित हुआ ये स्पष्ट नहीं किया गया। मैंने इस ग्रंथ में यही चीज़ स्पष्ट करने की कोशिश की है, उसे नए परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश की है, और पूरी जो घटना है उस पूरी घटना को उसकी जीवनी समझ करके हमने डील किया है। आप वाकई न्याय कर पाए उसके साथ, क्योंकि आज के वुमेन एम्पावरमेंट वाले दौर में जहां हम देखते हैं कि पुरुष एक तरफ महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बात करते हैं कि हाँ बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है, उसी जगह गद्दी की बात आती है, तो यहाँ फिर स्वार्थ जुड़ जाता है। करेक्ट। लेकिन उसी स्वार्थ के साथ, या फिर हम उस माधवी की बात करें, उसके साथ आपने अपनी सोच को जोड़ा, आप वाकई उसको लेकर काफ़ी आपकी सिंपैथी दिख रही है, आप एज अ राइटर भी और एक पुरुष के नाते भी। तो आपने कैसे, आपके मन में आया कि क्यों आप इस चीज़ को लेकर आप लिखना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, क्यों पता चलना चाहिए? लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से पौराणिक युग में या पौराणिक आख्यानों में इस तरीके के चरित्र हैं जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ जाननी चाहिए। क्योंकि अगर हम पौराणिक आख्यानों को या पौराणिक बातों को आधा अधूरा समझेंगे तो हम अपने संस्कृति और इतिहास के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हमने अंत में माधवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो सबको डिस्कार्ड करके वनगमन कर लेते हैं। तो वो जो अधिकार उसको मिला वो स्वयंभू अधिकार था, और उसका जो निर्णय था वो जो वास्तविक तौर पे या व्यवहारिक तौर पर उन परिस्थितियों में लिया जाता उससे अधिक चैलेंजिंग था। ये मैंने न्याय करने की कोशिश की। ये ऐसा भी सोचा जाता था, और आज के इस दौर में आप महिलाएं इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं कि आप ज़रा सा हम देखते हैं कि कई बार छेड़छाड़ की खबरें आती हैं कि किसी ने कुछ कमेंट्स ही कर दिए तो पिटाई हो गई, और आगे किसी ने कुछ बोल दिया, इधर उधर हाथ लग गया गलती से किसी बिल में तो पिटाई हो गई। ये उस दौर को और आज के इस दौर को लिटरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और ये कहना कि नारी को सारे अधिकार नहीं हैं वो थोड़ा कमज़ोर बात लगती है। क्योंकि सर आप बहुत समय से लिख रहे हैं और इतनी किताबें लिखी हैं आपने, इतने सीनियर हैं आप, और अब हम देखते हैं कि सिर्फ हिंदी में अगर आपका हाथ अच्छा है तो आप किताब लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, आप महाकाव्य लिख सकते हैं। महाकाव्य की परिभाषा आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, किसे आप महाकाव्य कहते हैं? देखिए, महाकाव्य एक ऐसी काव्य रचना है जो किसी घटना के विस्तार पूर्वक निरूपण से संबंधित होती हैं या किसी व्यक्ति के जीवनी या जीवन की घटनाओं को पूरी तरीके से समाहित करके लिखी जाती हैं। इसमें 20 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, चैप्टर्स, एक प्रकार के छंदों के अनुरूप लिखी जाती हैं और निरंतरता होती है इसके प्रेजेंटेशन में। महाकाव्य के सामने उससे जो छोटी रचना होती है उसे खंड काव्य कहते हैं, जो एक अंश को, कथानक जो है वो जीवनी का एक अंश या घटना का कोई अंश होता है। और फिर होता है कविता। कविता छोटी होती है और उसे प्रबंध कविता नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो प्रबंध काव्य के सारे रूपों को या तत्वों को समाहित करती हूँ। तो इस तरीके से 3 प्रकार के वर्गीकरण किए जा सकते हैं। जी, सवाल मेरा इसलिए भी था सर आपसे कि कई सारे ऐसे उभरते हुए साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, लेकिन उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उन राइटर्स की, आपकी किताबों को पढ़ते हैं जो बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। वाकई उनकी लेखनी पढ़कर लगता है कि हाँ, हम किसी ऐसे राइटर को पढ़ रहे हैं जिन्होंने वाकई रिसर्च की है, उस चीज़ की डीप में जाकर उसे लिखा है।
इसलिए मेरा ये सवाल उन लोगों के लिए भी ज़रूरी था। बहरहाल ये किताब आपने जो लिखी है बहुत ही अच्छी है और आज के समाज में महिलाओं को ये भी समझाती है कि हमें जो सब कुछ मिला है वो उतना भी कम नहीं है जितना हम सोचते हैं, या फिर हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। ये शायद मेरे व्यूअर्स को सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये भी सच है कि कई मंदिरों में हमने वहाँ तक जाने की कोशिश की है जहाँ महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, वो भी हमने अधिकार माना है अपना। और अगर पिछले दौर की उस माधवी को सुनते हैं और आज के हमारे इस अधिकार को हम देखते हैं तो लगता है हमने बहुत कुछ पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं ने प्रगति की है और धीरे धीरे महिलाओं ने न केवल आंतरिक यानी घर के अंदर की बल्कि घर के बाहर की व्यवस्थाओं को भी चतुराई के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ संभाला है। आज भी हम गार्गी जैसी महिलाओं की भी का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने विद्वानों के साथ 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 करके उनको हराया। लेकिन जो स्थिति थी महिलाओं की प्राचीन काल में, मध्यकाल में आकर के उसमें थोड़ी परेशानी पैदा हुई। आक्रांताओं के भय से महिलाओं को पर्दे में रखा जाने लगा, उनको बाहर नहीं जाने देते थे वगैरह वगैरह। हम उस विषय पर नहीं जाते हैं। तो स्थिति थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद या पिछले 100 सालों में महिलाओं ने बड़ी प्रगति की है। अब वो अंतरिक्ष की यात्रा तक कर रही हैं। कौन सा ऐसा व्यवसाय है, कौन सा ऐसा काम है जो महिलाएं न कर पा रही हों, तो उन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड जैसी सिचुएशन हैंडल की है। और अब ऐसी भी स्थिति आती है जहाँ वो पुरुषों को मात देने लगे हैं, सेना में प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। तो माधवी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर उन महिलाओं को भी सोचना चाहिए जो आज भी कहीं ना कहीं बंदिशों में रह रही हैं, जो आज भी अपने परिस्थितियों में अपने आप को ढाल चुकी हैं, आवाज़ नहीं उठाना चाहती हैं। और उन महिलाओं के लिए भी है जो ये सोचती हैं कि अभी भी हमें बहुत कुछ हासिल करना है, या हम अगर कहीं कम आकलन हो रहा है हमारा तो उसमें भी हमें आगे बढ़ना। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी अपनी तरह से इस किताब को पढ़ के लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बहरहाल सजीव सर, समय देने के लिए हमें और इस किताब के बारे में बताने के लिए जो आज के समाज को बहुत कुछ सिखाती है, आपने हमें समय दिया, बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए। धन्यवाद।